जहां तक हिमालय का विशेष संदर्भ है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमालय अभी नवीन मोड़दार पर्वत है, सबसे वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे नवीन और जवान पर्वत है हिमालय। अभी आज से करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले, माने 4.5 करोड़ से 5 करोड़ साल के बीच में हिमालय का जन्म हुआ, हिमालय का उत्थान हुआ। इस सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना नामक बहुत बड़े भूखंड थे, बीच में 33 सागर था। कई सदियों तक दोनों जो हमारे भूखंड है, इनमें इनकी नदियां बहती थी और अपने साथ बड़ी मात्रा में ड्रेनेज लेके आती थी, मलबा लेके आती थी, और उन्होंने जो 33 सागर उसके तली पे उसको बिछाते रहते थे। इसके बाद जो दक्षिण का भाग है वो उत्तर की तरफ खिसकने लग गया, और धीरे धीरे जब खिसका तो हमेशा ये नियम होगा कि जब दबाव पड़ेगा, समदाब दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो चीजें मुड़ेंगी। तो बीच का जो मलबा था वो उठता गया और उससे मोड़दार एक आकृति उसमें बनती गई है। तो आप देखेंगे हिमालय का सबसे पहला जो मोड़ बना और उत्थान हुआ वो 33 सागर से, वहां पर ट्रांस हिमालय है, मीन्स हिमालय के उधर वाला पोर्शन, तिब्बत की तरफ वाला पोर्शन जो हमारे हिमालय है इंडिया का, यद्यपि ये कई देशों में फैला हुआ है। इसके बाद दूसरे उत्थान में इससे कम ऊंचाई वाले पहाड़ खड़े हुए, जिसको मध्य ग्रेट हिमालय कहते हैं, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक श्रेणियां कहते हैं। क्रमशः सबसे अंत का जो उत्थान था वो शिवालिक श्रेणियों का है। और चूंकि वहां पे जो मलबा वहां जमा था कई सालों का, उसमें भी कमी आती गई, क्योंकि वहां मलबा आपका यूज हो गया और पर्वतों के निर्माण में। तो यहाँ की पहाड़ियां बहुत ऊंची है, एकदम साउथ की जो पहाड़ियां है, अथवा जिसको हम शिवालिक कह रहे हैं, वो पहाड़ियां है। अभी क्योंकि कमजोर संरचना है, अभी भी इसका उत्थान जारी है। 4.5 करोड़ पहले से बनना शुरू हुआ, बन रहा है, और अभी स्पीड यद्यपि कम है लेकिन पर ईयर ये बढ़ रहा है। और आपको उदाहरण के तौर पे जो इसका जो बर्निंग एग्जाम्पल है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जिसको सागर माथा कहते हैं वहां की भाषा में, वहां उसको 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई नापी गई, कई साल तक स्टेबल रही। अभी जब लेटेस्ट मापा गया उसको तो 8,848.86 मीटर उसकी हाइट है। इसका मतलब बढ़ रहा है हिमालय। तो बढ़ इसलिए रहा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ को जो शक्तियां काम कर रही हैं, धक्का दे रही हैं, तो उत्थान कहां होगा? हिमालय पे होगा। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसी करके, ऐसे मतलब समंदर में ऐसा कोई हलचल हुई और ऐसा टक्कर हुई और ये ऐसा पैदा? इसकी मदद से समझा सकता हूं मैं। जी सर। ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है जी। ये जो 33 सागर है, जब ये यहाँ दबाव मारेगा तो बीच का जो पदार्थ है वो ऊंचा उठेगा। एक उदाहरण आपको मैं और दे सकता हूं, जैसे कागज है, आप दोनों तरफ से दबाएंगे तो टूटेगा नहीं, ये मुड़ेगा, ये मुड़ेगा। दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ से शक्ति लग रही है, दूसरी फोर्स को काउंटर कर रही है। तो नतीजा क्या होगा? बीच का पदार्थ ऊपर उठेगा। और जब यहाँ पे तनाव होता है कहीं पे तो चट्टानें टूटती है। तनाव का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ये कागज है, दबाव में तो दोनों तरफ दबाव था, मुड़ेगा, और तनाव होगा तो खींचेगा, दोनों तरफ को खींचेगा तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो ये दरारें पड़ेगी। तो इसलिए हिमालय पर्वत में दोनों चीजें हैं, वहां फोल्ड भी है, मोड़ भी है, और दरारें भी है, फॉल्ट्स भी है। फॉल्ट एंड फोल्ड्स, ये दोनों चीजें यहाँ पर पाई जाती है। तो जगह जगह आप देखें नदी घाटियों के द्वारा एक डिस्ट्रक्शन है, और वहां पे एक मुख्य पहाड़ी को दूसरे से अलग किया जाता है, एक किसी नदी के घाटी के द्वारा। और हिमालय जो है पूरब से पश्चिम अगर आप जाएं और उत्तर से दक्षिण जाएं, दोनों तरफ से, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है, और एक आप उत्तर से दक्षिण जाएंगे संरचना के आधार पर, तो सबसे नीचे जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट होगा शिवालिक पहाड़ियों से, फिर मध्य हिमालय, और फिर ऊपर महान हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, और उसके बाद ट्रांस हिमालय। ये ऊंचाई के हिसाब से इसका डिवीजन है। और अगर आप इसका जमीन पे इसका रीजनल क्लासिफिकेशन करें, प्रादेशिक वितरण करें, तो पूरब पश्चिम की तरफ है आपका कश्मीर हिमालय, जिसको हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं। ये सिंधु से लेके और आपके सतलज तक ये फैला हुआ है। इसके बाद सतलज से लेके और काली तक है कुमाऊं हिमालय, जिसको पहले जो अभी मध्य हिमालय भी इसको कहा जाता है।
तीसरा क्लासिफिकेशन है इसका नेपाल हिमालय, जो काली से लेकर तिस्ता तक फैला हुआ है, और उसके पश्चात आसाम हिमालय है जो एकदम पूरब की तरफ है, और ये तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, पटकोई की पहाड़ियों तक। ये इसका रीजनल क्लासिफिकेशन है। तो जो आपदाएं हैं, हाँ आप बताइए। हाँ, तो आपने बहुत सरल शब्दों में ये समझा दिया कि हिमालय नया पहाड़ क्यों है। जैसे लोग कहते हैं कि नया पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है, हम भी सोचते थे नया पहाड़ क्या होता है, इतने सदियों से खड़ा है हिमालय, तो क्या नया नया पहाड़ है। आपने बहुत सरल तरीके से समझा दिया, इसके लिए बहुत आभार आपका। थोड़ा अब पिछले वक्तव्य में एक बात रह गई थी, जो आपने उदाहरण दिया नया पर्वत। हमारे देश में ही दो पर्वत ऐसे हैं, एक आपका हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, सबसे छोटा बच्चा है, भले सबसे ऊंचा है, और दूसरा पर्वत आपका अरावली है, वो सबसे वृद्ध पर्वत है अरावली। तो अरावली का सर्वोच्च शिखर हमारा जो आपका पौड़ी शहर है इसके बराबर है, 1650 मीटर हाइट है केवल। वो सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट आबू में। माउंट आबू आप गए होंगे कभी, तो माउंट आबू में जो अचलगढ़ से ऊपर जाते हैं तो गुरु शिखर है, वो हाईएस्ट पीक है अरावलीज की, क्योंकि पुराना पर्वत है, घिस पिट गए उसकी चट्टानें। चट्टानी इतनी पुरानी हो गई है, घिस गई है चट्टानी, तो बहुत पुराना है, और हिमालय भी बहुत नया है। तो जब भी आप देखेंगे मानव जीवन में, जब कभी बीमारियां आती है, आपदाएं आती हैं, तो सबसे पहले या तो बूढ़ा व्यक्ति प्रभावित होता है या बच्चा प्रभावित होता है। जवान उसको झेल लेता है, और बूढ़ा व्यक्ति अगर खांसी हो गई, सर्दी लग गई, तो वो प्रभावित होगा। तो या तो अरावली प्रभावित होगा या हिमालय होगा, नीलगिरी नहीं होगा। हमारे जो अन्य पर्वत हैं, एंडीज है, रॉकी है, दुनिया भर के पर्वत है, ये प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो उन शक्तियों को झेल सकते। उठापटक जो होती है आंतरिक शक्तियों में, आप ये मान के चलिए मनु जी कि हमेशा धरातल पर दो शक्तियां लगातार काम करती है। जैसे हमारी सरकार में पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष का काम करना है सरकार की लगातार आलोचना करना, और सत्ता पक्ष का काम जो वास्तविक रूप से होना चाहिए उन आलोचनाओं को लगातार दूर करना, उसको सेटिस्फाई करना। ऐसी धरातल पर दो शक्तियां लगातार काम करती है। जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका काम है लगातार धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करना, डिस्टर्बेंसेस लाना। भूकंप है, ज्वालामुखी है, अपलिफ्टमेंट है, धसाव है, पृथ्वी कई बार जमीन ऊपर उठती है, कई बार नीचे धस जाती है। और जो बाहरी शक्तियां उनका काम है उन विषमताओं को दूर करना। जैसे आपका नदी है, नदी अपने इरोजन के द्वारा उन गड्ढों को भर देती है, जो अपने साथ डेब्रिस लेके जाते हैं वो गड्ढे भर जाते हैं, तो उनका काम है समतल स्थापना करना। यह शक्तियां काम करते रहते हैं। अब सवाल आया कि आपदाग्रस्त क्षेत्र कैसे है। तो जैसे मैंने आपको यही बताया कि आपदाग्रस्त क्षेत्र इसलिए है कि कच्ची संरचना है, और अगर हम पूरे विश्व पे अगर हम बात करें तो जैसे आपके ज्वालामुखी और जो भूकंप के क्षेत्र है वो आपके परिप्रशांत और जो आपके द्वीपीय जो क्षेत्र है उनमें सबसे अधिक है, क्योंकि अभी संरचना कमजोर है, थोड़ा बीच में जुड़ी हुई नहीं है चीजें। नीचे आपको जुड़ी हुई दिखती है, लेकिन ऊपर आपको छोटे छोटे द्वीप इस रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरे गर्त है, क्योंकि एक द्वीप भले ढके हैं वो दूसरे को अलग करता है, तो बीच में क्या गहरी खाई है, इसको गर्त कहते हैं। मिंडनाओ है, टस्काटोरा है जापान का, और ये मरीना है अभी सबसे बड़ा जो गर्त है आपका अभी द्वीप जो है, ये सब बने हुए हैं। तो एक तो कमजोर संरचना हो गई, और दूसरा उसकी जियोलॉजी और उसकी रॉक्स। तो जो चट्टानें बहुत मजबूत चट्टानें होंगी उन पर बाहरी शक्तियों का कम प्रभाव पड़ेगा, उन पे वेदरिंग जिसको अपक्षय कहते हैं उस पे अपरदन बहुत कम होगा, लेकिन कालांतर में जाके बहुत टाइम लगेगा। और जैसे चूने के चट्टाने हैं, डोलोमाइट है, ये तो सीधे पानी आया और चट्टाने सीधे सीधे कटनी शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कारण है इसका। तो विश्व वितरण आप देखें इसका भौगोलिक बनावट का और आपदाओं का, तो आपस में इनका बहुत गहरा संबंध है। जहां जहां कमजोर चट्टानें होंगी वहां वहां ये आपदाएं जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो अधिक होंगे।